ओके जी। असल में जो लास्ट में जो रिकॉर्ड में थी उसकी वॉइस प्रोसेस नहीं हो सकी थी, अभी तक नहीं कर सका मैं। उसकी वॉइस पंखों की वजह से काफ़ी ख़राब थी। सो ओके, सो आज हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम फिनिश द फर्स्ट कोर्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट वाज अबाउट चाहिए। अब ये दो चल रहा है या वो भी बंद हो गया? Okay, so we finished the first course of specialization that focused linear regression and logistic regression. So we saw कि regression problem क्या होता है और classification problem क्या होता है, और regression के लिए हमने linear regression की equation को देखा, उसके loss function को define किया। फिर हमने logistic regression को define किया classification के लिए, और हमने उसके loss function को define किया। हमने ये चीज़ डिटर्मिन की कि जो लॉस फंक्शन हम लीनियर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वही लॉस फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीन स्क्वायर्ड एरर डजंट टर्न आउट टू बी कॉन्वेक्स। तो हमें, क्योंकि हम जो लर्निंग ऑफ द पैरामीटर्स है वो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो ग्रेडियंट डिसेंट को अगर कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं मिलेगा तो फिर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। सो लोकल मिनिमा को अवॉइड करने के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर से हम लॉजिस्टिक लॉस या लॉग लॉस फंक्शन की तरफ चले गए। एंड वी सॉ कि हम ग्रेडियंट डिसेंट को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से फॉरवर्ड पासेस और बैकवर्ड पासेस को कंप्यूट करते हैं और अपने पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। द सेकेंड कोर्स फोकसेस on neural networks and some tips and advices to apply neural networks. So हम neural networks के general skeleton को, general structure को discuss करेंगे, architecture को discuss करेंगे, और जो computations हमने पहले perform की हैं वो इसके अंदर किस तरीके से generally apply होती हैं, इस चीज़ को, इस concept को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद finally हम इस कोर्स के अंदर decision trees के बारे में बात करेंगे। decision trees कदरे सिंपल मॉडल कंसिडर किए जाते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी यूजफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव फॉर सिंपल डेटा, सिंपल स्ट्रक्चर डेटा। decision trees अभी भी बहुत इफेक्टिव मॉडल कंसिडर किए जाते हैं उनके लिए, एंड दे यील्ड गुड रिजल्ट्स। सो प्राइमरीली ज़ाहिर है हमें अच्छे रिजल्ट्स के साथ दर्ज होती है। सो वी फर्स्ट बिगिन आवर जर्नी विद लाइक न्यूरल नेटवर्क्स। वी विल सी कि हम एक पहले से ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क को प्रेडिक्शंस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी और ने कोई न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन किया हुआ है और उसके पैरामीटर्स ऑनलाइन दस्तयाब हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमें अपना न्यूरल नेटवर्क
मॉडल बना के ट्रेन करना है तो हम उसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं. Then we will be going to, in the third week of this course, you will be looking at the practical advice of building machine learning systems. ऐसी चीज़ें जो मशीन लर्निंग सिस्टम को मॉडल करते बनाते हुए कंसिडर करनी चाहिए, जिससे आपका सफ़र या आपका जो अल्टीमेट आउटकम है, प्रेडिक्शन की जो टारगेट्स हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिकली बेहतर अचीव कर सकते हैं अगर आप इन फैक्टर्स को कंसिडर करें. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज वेरियस फैक्टर्स एंड देन फाइनली वी विल बी समिंग इट आउट विद द CNP for I said. So let's begin with the discussion of neural networks. Neural networks are basically brain-inspired structures. So, in basics of biology, we get to know that our brain has like millions or billions of cells, and those cells are basically called neurons, right? So, जो basic आप कह लें कि origin था, that was के जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंटेलिजेंस ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती है उसको आर्टिफिशियली अचीव करने की कोशिश की जाए. तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बायोलॉजी से जब आप कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ब्रेन चूँकि न्यूरॉन्स की बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारा ओरिजिन जो न्यूरल नेटवर्क्स का बनता है वो यही बनता है दैट वी नीड टू डेवलप और वी वांट टू डेवलप एल्गोरिथम्स दैट ट्राई टू मिमिक द ब्रेन. हम ऐसे एल्गोरिथम्स बनाना चाहते हैं जो हमारे ब्रेन को मिमिक करें. दैट्स व्हाट लाइक इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. सो they started way back in maybe 1950s or 60s. सबसे ये कहानी शुरू होती है. 80s and early 90s में न्यूरल नेटवर्क्स थोड़ा सा पॉपुलर हुआ. एक जो साइड बाय साइड कहानी चलती रही वो ये थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरल तस्वुर था या जो पॉपुलर थीम थी जिसके ऊपर लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, उस थीम के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स को अडॉप्ट करने को लोग तैयार नहीं थे. लाइक वन टर्म वाज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन टर्म वाज न्यूरल नेटवर्क्स. नाउ द क्वेश्चन इज neural networks are neural networks going to fall under the flag of AI or not? Although the equation was this कि आपने ब्रेन के बिहेवियर को मिमिक करना है, लेकिन ज़ाहिर है जो रिसर्च कम्युनिटी थी इन जनरल वो AI को जिस तरीके से अप्रोच करती थी उस अप्रोच के अंदर वो न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे. So it had that problem of acceptance in general in the beginning. 80s और 90s में थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी सामने आई. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वन एप्लीकेशन वाज लाइक हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन. फॉर एग्जांपल एक चेक है, वो चेक जो है उसके ऊपर किसी ने कोई अमाउंट लिखी हुई है और वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया जाता है, राइट? सो लाइक उसके ऊपर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो हाथ से लिखे हुए हैं, ठीक है? सो न्यूरल नेटवर्क्स वर लाइक यूज फॉर दिस पर्पस के जो चेक्स के ऊपर हैंड रिटन डिजिट्स हैं उनको रिकग्नाइज करके क्लासिफाई करना कि ये डिजिट्स क्या अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस वाज वन एप्लीकेशन दैट वाज गेटिंग मूव एट दैट टाइम, बट लाइक from their origin for many years, for decades they remained unpopular, unreceptive. 80s और 90s में थोड़ी बहुत एप्लीकेशन इसकी सामने आई, but late 90s में again neural networks started to do. So like they were again a kind of artifact. No, that doesn't really sound good. So neural networks के ऊपर फिर मज़ीद ज़्यादा research community इनको रिसीव करने को फिर दोबारा ज़्यादा तैयार नहीं थी. So अच्छा AI अगर neural networks को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था तो AI फिर क्या थी? So AI in general आप लाइक अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी पढ़ रहे हैं इसमें, राइट? आपने उसके अंदर अभी क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? AI कौन पढ़ा रहा है आपको? Okay. So have you discussed about like predicate calculus or propositional logic or like cat first search or breadth first search? Okay. The legacy approach of artificial intelligence was कि चीज़ों को उस तरीके से perceive किया जाए जैसे हम perceive करते हैं. मिसाल के तौर पे when I look at things, I look at objects, chair, person, a girl, a boy, an air conditioner, a fan, a room, a projector, a camera, right? The next thing that we do is
we develop relationship among things. I am a teacher, you are students. You are a human, you are sitting on a chair. I am delivering a lecture and I am recording it using a camera. Right? So जो बेसिक फलसफा है वो ये है कि हम चीज़ों की शायद माहियत के बारे में इतना अवेयर नहीं है। लेकिन अगर हमें कहना पड़े कि एक इंसान एक्चुअली क्या है तो ये बात आज तक ज़ेर बहस नहीं है। राइट? तो हम अमूमी तौर पे चीज़ों को उनके रिलेशनशिप्स से जानते हैं। ठीक है, मैं इंसान हूँ, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये लैपटॉप है। राइट? ये लैपटॉप है, ये पॉइंटर है। राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ। So like we know the things by. So अब AI इस चीज़ को इस तरीके से फोकस करती है कि चीज़ों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइक पर्सन एक सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फिर पर्सन के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। चेयर के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली चीज़ों को या सिस्टम को सिंबॉलिकली मॉडल करने में इंटरेस्टेड थी। और देन द नेक्स्ट थिंग वाज सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस कि अगर आप रिलेशनशिप्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आप उसके अंदर सर्चिंग कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे एक जनरल नोशन हमारे यहाँ ये है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम इंसान मॉर्टल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इंसान और एक मॉर्टैलिटी। राइट? So we are talking about a human as a broad theme and mortality as a broad theme, right? अब इसको हम represent कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि sometimes आपने quantifiers देखे होंगे मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं for all and there exist. Have you seen these symbols? Yes. For all and there exist. अब देखिए मैं कहता हूं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स यानी कोई भी चीज है, अगर वो चीज इंसान है, मैन, दिस implies that it is not. So in a way मैं symbolically कह रहा हूँ all men are mortal। तो मैंने ये जो सेंटेंस था इसको एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। राइट? ये जो लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की है इसको आमतौर पे प्रेडिकेट लॉजिक कहते हैं या प्रेडिकेट कैलकुलस भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस। Right? The purpose is not to study this right now. The purpose is just to demonstrate that what AI was thinking. Okay. अच्छा, अब ये जो चीज है इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हमारे पास अगर नॉलेज बेस में ये एक रूल एग्जिस्ट करता है तो इस रूल को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नया फैक्ट आता है और वो फैक्ट मुझे ये बताता है that Socrates is man। तो मेरे नॉलेज बेस में पहले एक रूल एग्जिस्ट करता था, अब एक फैक्ट आया है, मैन सॉक्रेटिस। राइट? अब इस फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए और इस रूल को इस्तेमाल करते हुए क्या मैं कोई नई इन्फेरेंस, कोई नया फैक्ट डिराइव कर सकता हूं? जी हाँ, मैं यहां से ये चीज डिराइव कर सकता हूं कि ये जो प्रेडिकेट है बेसिकली, ये जो फैक्ट है ये इस फैक्ट से मैच करता है। राइट? मैन और x इज अ वेरिएबल, तो x की जगह आ गया सॉक्रेटिस। और इससे मैं ये डिराइव कर सकता हूं कि अगर सुकरात एक इंसान है तो सुकरात because x was a variable here, we said for all x, if x is man then x is mortal। And if we get a new thing that okay there is somebody known as Socrates and he is a man
then this knowledge base lets us infer that now this is basically searching कि हम इसके लिए सर्चिंग कर रहे होंगे कि कोई प्रेडिकेट मैच करता है और कोई इन्फरेंस रूल इस्तेमाल कर रहे होंगे जिससे हम नई चीज डिराइव कर लें। तो बुनियादी तौर पे एआई इस सिंबलिज्म और सर्चिंग के साथ खुश थी। It wanted to approach intelligence in this way, not in the way that machine learning or modern neural networks present. अब न्यूरल नेटवर्क्स आज हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ज़मानों से एग्जिस्ट करते थे. They are not new, but like artificial intelligence had like little other plans. The wider research community of artificial intelligence was not focusing on neural networks. They thought that this way of approaching intelligence is not going to work. So that's why they were like never in favor. Anyway, अब जो जनरल एआई थी, जनरल एआई बहुत ज़मानों तक, बहुत डेकेड्स तक रिसर्च में और एकेडेमिया में डिस्कस होती रही, हम पढ़ाते भी रहे. लाइक फॉर एग्जांपल इन 2004 व्हेन आई स्टडीड माय कोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेरी जो किताब थी उसके अंदर मशीन लर्निंग के 1-2 चैप्टर्स थे, लेकिन वो इतने एम्बिगुअस और इतने एब्स्ट्रैक्ट थे और इतने आउट ऑफ फेवर भी थे कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती थी. तो आम तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स मशीन लर्निंग के किसी एलिमेंट्री तस्करे के बगैर भी मुकम्मल तस्वर किया जाता था. नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, इवन मशीन लर्निंग. सो लाइक नो, यू डोंट नीड टू इवन डिस्कस दैट. सो एक अंडरग्रेड कोर्स के अंदर आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ एविडेंट होने लगी कि जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच है, जिसे बहुत ज़्यादा लोग फेवर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ये प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रही. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसने कोई हैरत अंगेज काम नहीं किया. On the other hand, like starting from 2000s onwards and particularly from 2005 onwards, machine learning started to be very productive commercially. और पर्टिकुलरली जैसे जैसे हम 2010 के करीब आते हैं, तो मशीन लर्निंग के अंदर भी खास तौर पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब होने लगे जिनको कभी इमेजिन करना भी मुश्किल लगता था. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दर्जा इस वजह से मिला कि वो हैरत अंगेज तौर पर कामयाब साबित हुए बहुत पेचीदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. इस वजह से नहीं कि हाँ ये भी एक रिसर्च डोमेन है तो इसको एक्सेप्ट नहीं. दे वर नेवर एक्सेप्टेड until they proved their effectivity. जो अदर अप्रोच थी, जैसे मैं सिंबॉलिक अप्रोच कह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके ऊपर सारे रिसर्चर्स का बहुत ज़्यादा कंसेंसस था हमेशा से, दैट नेवर प्रूव्ड दैट मच प्रोडक्टिव. सो लाइक इट्स डिफैक्टो थिंग कि आज जब हम एआई की बात करते हैं तो हम तकरीबन मशीन लर्निंग की बात कर रहे होते हैं. हालांकि मशीन लर्निंग इज अ डोमेन ऑफ एआई, लेकिन मशीन लर्निंग इतनी प्रोडक्टिव साबित हुई है कि अब हम एआई और मशीन लर्निंग की टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करने लगे. राइट? ओके. सो 90s में दे फेल आउट ऑफ फेवर अगेन. 2005 में फिर दोबारा न्यूरल नेटवर्क की रिसर्च शुरू होती है. अगर आप हमारी लाइब्रेरी में जाएं तो आपको न्यूरल नेटवर्क्स की किताबें भी नजर आएंगी, एआई की किताबें भी नजर आएंगी. ठीक है? न्यूरल नेटवर्क्स बिल्कुल एक अलग डोमेन करार दे दी गई. नहीं, ये पता नहीं क्या है, ऐसे मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट दिस इज नॉट मेन स्ट्रीम एआई. सो आपको न्यूरल नेटवर्क्स की पुरानी किताबें 80s की 90s की पब्लिश्ड मिल जाएंगी. Right? So they are not new. They existed from that time. It was just that they were not accepted. Maybe a bit like Python again. Python was created before Java. Java comes in maybe in 1995. Python was created in 1991 or 1992. For like good 15 years. जावा 1995 में आता है और हम कहते हैं कि छा जाता है. So like it's commercial, it's a big commercial thing. So everybody starts to know that there is a big language named Java and it is taken the market by its form.
पाइथन 1991 में क्रिएट होती है, लेकिन 15 साल पाइथन का नाम भी कोई नहीं सुनता। मशीन लर्निंग के साथ साथ पाइथन भी पिकअप कर लेती है, और पाइथन फिर यानी अपनी पैदाइश के 15 साल के बाद वो कम्युनिटी में नोन होती है और इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जैसे मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, लाइक दैट इज प्रीटी मच द सिमिलर केस। सो 2005 से ऑनवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स ने ऐसे ऐसे पेचीदा प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दिए जिनको इमेजिन करना भी मुश्किल था। मिसाल के तौर पे स्पीच रिकग्निशन, यानी मैं बोल रहा हूँ और कंप्यूटर मेरे अल्फाज को समझ के लिख दे, ट्रांसक्राइब कर दे, मिसाल के तौर पे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल। या इमेज प्रोसेसिंग, लाइक आई एम सिटिंग हियर, कंप्यूटर जस्ट प्रोसेसेस माय इमेज एंड रिकॉग्नाइज इट पिक्सल बाय पिक्सल। अब आप आज के अगर कैमरास देखें, आप कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन है जिसमें 22 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। 22 मेगापिक्सल्स का मतलब क्या है? 22 मिलियन पिक्सल्स फॉर वन इमेज, 22 million pixel values for one image. Processing that much of complex data is a humongous task. ANNs are doing very good with that as well. And then text processing और natural language processing जिसे हम कहते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने मशीन ट्रांसलेशन थी, राइट? मशीन ट्रांसलेशन आप पहले भी देख रहे थे, लैंग्वेज ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं, उर्दू से इंग्लिश में कर लिया, इंग्लिश से उसमें कर लिया, so that was happening with it. And then now we see the large language models in the form of like ChatGPT is producing, what Google Bard is producing, and so on and so forth, right? They are all powered with neural networks or deep learning or deep neural networks. So this was the prelogue. Okay. अब चूंकि पहली मोटिवेशन जो थी दैट वाज कि जी न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर सारा काम कर रहे हैं, तो देखें न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं जी? इट्स अ सेल, उस सेल की मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं जिसके ज़रिए उस तक सिग्नल्स आ रहे होते हैं। आप जानते हैं ना, हम कहते हैं जी आपके यहाँ अगर कोई चीज़, यहाँ आके अगर कोई मक्खी बैठती है तो क्या होता है? एक पल्स ट्रैवल करती है, ट्रैवल करते 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 ब्रेन तक जाती है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर है जो इस सिग्नल को प्रोसेस करता है और इसके अगेंस्ट एक एक्शन जनरेट करता है कि अब आपको करना क्या, वो एक्शन पे ट्रैवल बैक करता है। तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स के इनपुट सिग्नल्स के लिए भी लाइक आप कह रहे हैं थ्रेड्स बने हुए हैं जिनको हम आमतौर पे डेंड्राइट्स कहते हैं, और फिर न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट भी करते हैं, राइट? तो लाइक एक न्यूरॉन के पास मुख्तलिफ जगहों से 1 2 3 4 जगहों से इनपुट्स आई, उसने उसको प्रोसेस किया और उसके न्यूक्लियस के अंदर सारी प्रोसेसिंग हुई, उसने एक आउटपुट जनरेट की, उसने किसी दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल जनरेट किया, राइट? आमतौर पे जो इनपुट्स होती हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और जो आउटपुट्स होती हैं उनको हम like maybe I'm saying it reverse, right? So like it will be like clear on the next slide. So yeah, the inputs are received on dendrites. For example, अगर आप imagine करें कि ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है? We will say that this is the nucleus. हर सेल का एक nucleus होता है, the heart of it, right? It is receiving like inputs on different branches or threads. We call them say dendrites. And then based on the input it receives, it decides कि इसने आगे किन न्यूरॉन्स को क्या बात बतानी है। तो जिन थ्रेड्स के थ्रू ये बात आगे बता रहा होता है उनको कहते हैं एंसॉन्स, राइट? आप सिंपल कह लें इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और आगे फिर ये किसी और न्यूरॉन के पास यही सिग्नल जा रहे होते हैं। इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन को अगर हम एक मैथमेटिकल न्यूरॉन के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहते हैं कि आपके पास ये एक न्यूरॉन है, फर्ज करें ये एक न्यूरॉन है, a simplistic neuron. To date we don't really know like how does our brain work. We know a bit, लेकिन हम ब्रेन के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं हमें ये मालूम होता है कि हम नहीं जानते। We like need to know more about it. So हम इसको एक सिंपल मॉडल के तौर पे यूज करते हैं that we have a very simple neuron here, right? And it is receiving some input and it is yielding some output. So बिल्कुल इसी तरीके से यानी this cell is much more complex, but we have taken a very simplistic model of this कि आप एक इनपुट लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और फिर आगे आउटपुट जनरेट करते हैं, राइट? और लाइक जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं, तो यहाँ भी
कि आप बहुत सारे इसी तरीके के न्यूरॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, एक एक के बाद दो, दो, तीन, चार, ठीक। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको ग्रुप करके कह दें कि जी ये एक लेयर है, जिस लेयर में 3 न्यूरॉन्स, 3 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, and so on so forth, right? So it's just that simplistic model of the brain neuron. Now effectively जिस मोटिवेशन के साथ न्यूरल नेटवर्क शुरू हुए थे कि हम ब्रेन बिहेवियर को मिमिक करें, आज का जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है जो न्यूरॉन्स की बेसिस पे काम कर रहा है, वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स से बहुत मुख्तलिफ है। आज के न्यूरल नेटवर्क्स का लाइक कह लें कमर्शियली पर्पस ये नहीं रहा कि वो ब्रेन के बिहेवियर को मिमिक करें, बल्कि ये है कि वो एप्लीकेशन एरियाज को बेहतर सर्व कर सकें। सो ओरिजिनली जिस तरीके से ब्रेन काम कर रहा था या न्यूरॉन्स काम कर रहे थे, that doesn't remain to be the primary objective of that. So like artificial neural networks differ greatly from actually the way the brain is working. Now what's the big deal with like neural networks? Here's a graph that is showing the amount of data on x-axis and the performance of the network or the prediction accuracy of the model on y-axis. In the beginning, it was like difficult to imagine a lot of digital data. लेकिन हर गुजरते दिन के साथ डिजिटल डेटा बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पे 20-30 साल पहले बहुत नॉर्मल सी बात थी कि एक डॉक्टर आपको नुस्खा लिख के देगा हाथ से और आप बाजार से जाके वो दवाई ले लेंगे। अब देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस ऑटोमेशन को फॉलो करते हैं कि जो नुस्खा आपको मिलता है वो डिजिटल होता है। तो ये इंफॉर्मेशन लाइक अब इसका मतलब क्या है कि पेशेंट रिकॉर्ड का एक लंबा चौड़ा कह लेंगे आपके पास एक बैकग्राउंड है जो आपके पास डिजिटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉडर्न कंट्रीज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डिजिटाइज्ड है। कौन सा मरीज किस आईडी के साथ एग्जिस्ट करता है, वो किस अस्पताल में कब किस मसले के साथ गया, उसको क्या क्या दवाई तजवीज़ की गई, उसकी प्रोग्रेशन क्या हुई एंड फॉलोअप क्या हुआ एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आप वेबसाइट्स को देख लें, लाइक 90s में वर्ल्ड वाइड वेब आई तो लाइक चंद 100 पेजेस से चंद 1000 पेजेस और फिर चंद लाख पेजेस, नाउ देयर आर लाइक maybe trillions of web pages, right? They exist online. That's information, right? So हर गुजरते दिन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती गई, इंटरनेट की एक्सेस बढ़ती गई और डिजिटल इंफॉर्मेशन का भी फैलाव होता गया। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती गई, जैसे जैसे डेटा आता गया, वैसे ही डेटा ड्रिवन डिसीजन का पोटेंशियल भी बढ़ता गया। अब अगर आप अमाउंट ऑफ डेटा को कंपेयर करें अपने किसी भी प्रेडिक्शन मॉडल की एक्यूरेसी के साथ, आपका मॉडल कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहा है, वो हाउस प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहा है, वो इमेज प्रोसेसिंग कर रहा है, इमेजेस को रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या डिजीजेस के ऊपर काम कर रहा है, व्हाटएवर इट इज डूइंग। सो द लाइनेज इज, अगर आप नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी डेटा की तादाद या मिक़दार बढ़ती जाती है, आपके ट्रेडिशनल मॉडल्स एक हद तक अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। उसके बाद मज़ीद डेटा अगर उन्हें दिया जाए तो वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट आमतौर पे शो नहीं करते। जबकि अगर आप यही चीज़ छोटे मोटे न्यूरल नेटवर्क्स के साथ करें तो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ये पोटेंशियल आमतौर पे कदरे ज़्यादा है कि डेटा जब बढ़ता जाता है तो न्यूरल नेटवर्क्स की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देर तक आती है। और अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स का साइज बढ़ा दें या बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे जैसे आप न्यूरल नेटवर्क का साइज बढ़ाते जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क का साइज बढ़ाने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा रहे हैं और न्यूरॉन्स की लेयर्स क्रिएट करके न्यूरॉन्स की लेयर्स बढ़ाते जा रहे हैं। Right? We will shortly be talking about the exact structure of the neural network.